नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। वो शख्स जिन्होंने मन की गहराइयों को समझने की एक नई राह दिखाई, साइकोलॉजी को मेडिकल साइंस से जोड़ने की कोशिश की। जी हाँ। आज हम खास तौर पर उनके बचपन के विकास के चरणों, जिसे वो मनोलैंगिक विकास कहते हैं, और मन के जो 3 हिस्से उन्होंने बताए, इड, ईगो, सुपर ईगो, उन पर बात करेंगे। बिल्कुल। और ये जानकारी हमने ली है एनसीबीआई स्टार्ट पल्स के एक पब्लिकेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉइड का ये आइडिया कि बचपन ही सब कुछ तय कर देता है, ये कहाँ से आया? हाँ, ये उनका कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया था कि हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है, इसकी जड़ें बचपन में हैं। उन्होंने इसे 5 स्टेज में बांटा। 5 स्टेज कौन कौन सी? पहली है ओरल स्टेज, मतलब मौखिक, जन्म से करीब 1 साल तक। फिर एनल यानी गुदा स्टेज, 1 से 3 साल। उसके बाद फैलिक यानी लैंगिक स्टेज, 3 से 6 साल। अच्छा। फिर आती है लेटेंसी, मतलब सुषुप्ति, 6 से 12 साल। और आखिर में जेनाइटल स्टेज यानी जननांगीय, लगभग 13 से 18 साल तक थे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, लिबिडो मतलब वो मूल जीवन ऊर्जा। फ्रॉइड के हिसाब से हर स्टेज में ये ऊर्जा शरीर के एक खास हिस्से पर फोकस होती है, जैसे ओरल में मुंह पर, एनल में मल त्याग से जुड़े अंगों पर, फैलिक में जेनिटल्स पर। और अगर किसी स्टेज में कुछ गड़बड़ हो जाए, जरूरत से ज्यादा या कम ध्यान मिले तो फ्रॉइड मानते थे कि इंसान वहीं अटक सकता है। इसे उन्होंने स्थिरीकरण या फिक्सेशन कहा। फिक्सेशन, अटक जाना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उस स्टेज की जरूरतें या संघर्ष पूरी तरह हल नहीं हुए, और यही फिक्सेशन उनके अनुसार बड़े होने पर निवरोज यानी तरह तरह की मानसिक उलझनों का कारण बन सकता है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे मान लीजिए एनल स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा सख्ती या लापरवाही हुई, तो वो व्यक्ति बड़ा होकर या तो बहुत ज्यादा सफाई पसंद, एकदम ऑर्गेनाइज्ड एनल रिटेंटिव हो सकता है, या फिर बिल्कुल बेतरतीब एनल एक्सपल्सिव। और वो फैलिक स्टेज का ओजिपस कॉम्प्लेक्स, वो तो बहुत सुना है। हाँ, वो काफी चर्चित और विवादित भी रहा है। ये वो उम्र 3 से 6 साल है जब फ्रॉइड मानते थे कि बच्चा अपने विपरीत लिंग वाले पेरेंट के प्रति खिंचाव महसूस करता है, और सेम सेक्स पेरेंट से एक तरह की प्रतिद्वंदिता। ओ। और इसी कॉम्प्लेक्स को सुलझाने के प्रोसेस में फ्रॉइड के अनुसार बच्चे का सुपर ईगो यानी ज़मीर विकसित होता है। अगर ये ठीक से ना हो तो आगे चलकर रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। ये तो हुई विकास की बात। हम्म, अब आते हैं मन के उन हिस्सों पर, इड, ईगो, सुपर ईगो। हम्म। ये क्या है? शुरुआत इड से करते हैं। देखिए, इड हमारे मन का सबसे आदिम पैदाइशी हिस्सा है। ये पूरी तरह अचेतन, अनकॉन्शियस है, और प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब इसे बस तुरंत संतुष्टि चाहिए, फौरन खुशी, बिना नतीजों की परवाह किए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे भूख लगी तो बस रोएगा, उसे दूध चाहिए, अभी चाहिए। वो इड है। लेकिन असल दुनिया तो ऐसे नहीं चलती। हमें रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बिल्कुल। यहीं पर ईगो यानी अहम का रोल आता है। ये रियलिटी प्रिंसिपल यानी वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। ये इड की मांगों और बाहरी दुनिया की हकीकत के बीच संतुलन बनाता है। अच्छा, तो ईगो एक तरह का मैनेजर है। हाँ, कह सकते हैं। वो इड को समझाता है कि भाई थोड़ा रुको, सही तरीका ढूंढते हैं जरूरत पूरी करने का। ये लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। और फिर तीसरा है सुपर ईगो, परा अहम। ये क्या है? हमारा जमीर। हाँ बिल्कुल, ये हमारा नैतिक कंपस है। ये फैलिक स्टेज के दौरान ही विकसित होता है, जब हम अपने पेरेंट्स और समाज के नियम, कायदे, सही गलत की धारणाएं सीखते हैं और उन्हें अपना लेते हैं। तो ये हमें बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना ये चाहिए। एकदम सही। ये हमें आदर्शों की तरफ धकेलता है, और अगर हम उन पर खरे न उतरें तो अपराध बोध महसूस कराता है। लेकिन अगर ये सुपर ईगो बहुत ज्यादा सख्त हो जाए तो? तो वो भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। बहुत ज्यादा अपराध बोध, परफेक्शनिज्म, या खुद को लेके बहुत कठोर होना, ये सब एक जरूरत से ज्यादा हावी सुपर ईगो के लक्षण हो सकते हैं। फ्रॉइड मानते थे कि ये आक्रामकता को अंदर की तरफ मोड़ सकता है। ये सब सुनने में तो बड़ा सिस्टमैटिक लगता है, पर इन विचारों की आलोचना भी तो हुई होगी। अरे बहुत हुई, जबरदस्त आलोचना हुई है। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या ये सब वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है। बहुत मुश्किल है। फ्रॉइड के तरीके काफी सब्जेक्टिव थे। जैसे वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाली बात। हाँ, उस पर बहुत सवाल उठे।
कुछ आलोचक मानते हैं कि ये शायद बच्चों के सामान्य विकास या खेल-कूद को फ्रॉइड ने अपने नजरिए से तोड़-मरोड़ कर देखा। इसे एक्सपेरिमेंट बायस भी कहा गया। और क्या हर मानसिक परेशानी की जड़ बचपन के किसी यौन संघर्ष में ही होती है? ये बात भी थोड़ी। बिल्कुल, ये एक बड़ी आलोचना है। कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि न्यूरोसिस या दूसरी मानसिक दिक्कतें बिना किसी खास यौन संघर्ष के भी पैदा हो सकती हैं। और समाज और संस्कृति का रोल, फ्राइड ने शायद इस पर कम ध्यान दिया। सही कहा आपने। उनकी थ्योरीज काफी हद तक उनके अपने समय के वियना के समाज पर आधारित थी। उन्होंने कल्चरल भिन्नताओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया। और जेंडर को लेकर भी तो विवाद रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे पीनस एनवी, लिंग ईर्ष्या का कॉन्सेप्ट, जिसे कैरन हॉनी जैसी नारीवादी विचारकों ने पूरी तरह पुरुष केंद्रित बताया, और समलैंगिकता को ओडिपस कॉम्प्लेक्स का एक भटकाव मानना भी बहुत विवादित रहा है। एक और दिलचस्प बात पढ़ी थी अनकॉन्शियस गिल्ट के बारे में। कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से भी पहले मौजूद होता है। हाँ, ये एक बहुत गहरा सवाल है। अगर अचेतन अपराध बोध पहले से है, तो फिर सुपर ईगो के विकास की जो फ्राइड ने टाइमलाइन बताई, फैलिक स्टेज में ओडिपस कॉम्प्लेक्स के समाधान से, उस पर सवाल उठता है। शायद हमारा नैतिक बोध सिर्फ सीखा हुआ नहीं, कुछ और बुनियादी है। इतनी सब आलोचनाओं के बावजूद फ्राइड का असर तो मनोविज्ञान पर जबरदस्त रहा है। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ही पहली बार हमारे मन के अचेतन हिस्से पर इतना जोर दिया, वो इच्छाएं, डर, यादें जो हमें पता नहीं पर हमें चलाती हैं। इसी से मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस और आज की साइकोडायनेमिक थेरेपी की नींव पड़ी। मतलब उनके विचारों ने सोचने का एक नया दरवाजा खोला। बिल्कुल। आज भी मनोचिकित्सा में उनके कॉन्सेप्ट्स किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे वो स्टडी का जिक्र था ना, कि साइकियाट्रिक वार्ड में नर्सें शिफ्ट बदलते वक्त जो रस्में करती हैं, वो शायद उनकी अपनी एंग्जाइटी मैनेज करने का एक अनकॉन्शियस तरीका है। ये फ्रॉइडियन नजरिए से ही समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर फ्रॉइड के सिद्धांत, चाहे वो विकास के चरण हो या एड ईगो सुपर ईगो, भले ही आज शब्दशः न माने जाएं, पर उन्होंने मनोविज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, उन्होंने हमें खुद को और दूसरों को समझने का एक बहुत प्रभावशाली, हालांकि विवादास्पद ढांचा दिया। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये अचेतन अपराध बोध वाकई ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से पहले का हो सकता है, तो नैतिकता और हमारी अपनी जिम्मेदारियों की समझ पर इसका क्या असर पड़ेगा? सोचिएगा जरूर। ऐसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट। मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें।